करना। पेज 21, चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स। चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स। चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स समझिए क्या चीज़ है। चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट लिए पहला ऑर्डर में हूँ, ठीक है, और अगले साल अगले ईयर में अगले पीरियड में इसी असाइनमेंट में मेजर भी और आ रहा है, ठीक है। किसी वजह से मैं इनकम्पिटेंट हो गया, या मुझे ICAP ने बैन कर दिया, या SCC ने बैन कर दिया, या मुझे कोई और इशू हो गया, ये मैंने प्रोफेशन छोड़ दिया, या मेरी डेथ हो गई है, या मैं सिकनेस हो गई है कोई ऐसी, ठीक हो गया, या मैं कम्पिटेंट नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्म QCI रेटेड थी और लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, ड्यूरिंग द कोर्स में मेरी QCI रेटिंग खत्म हो गई। पढ़ा है आपको कि नॉन QCI कंपनी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा ऑडिट। मैंने ऑडिट को साइन नहीं की, मैंने छोड़ दिए, मेरी जगह हसन चौहान आ गई, वो QCI रेटेड है फॉर एग्जाम्पल। तो ये चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट याद है की बात। अच्छा, इसमें भी स्टार्ट से ये कहता है कि देयर माइट बी रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को काम करना है क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर या क्लाइंट कंटिन्यूअस प्रोसीजर। क्लाइंट एक्सेप्टेंस होगी क्योंकि नए बंदे के लिए नया क्लाइंट और नया असाइनमेंट नहीं है, प्रीवियस तो मैं कर रहा हूँ, ऐसी है ना। जो नया बंदा कर रहा है उसके लिए न्यू क्लाइंट है, तो न्यू क्लाइंट के कौन सा प्रोसीजर फॉर्म करते हैं? क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स, क्लाइंट और प्रीवियस। देखिए, दो तरह की चीज़ होती है, एक होता है मैं ऑडिट कर रहा हूँ, न्यायिका मिल्स का मैंने 2022 का ऑडिट किया, 23 का मैंने करना है कि नहीं करना, तो मैं क्लाइंट कंटिन्यूस करूँगा, क्लाइंट कंटिन्यूस प्रोसीजर। अच्छा, अगर 22 का मैंने किया है, 23 का मैं किया है, मेरी जगह कोई और कर रहा है, उसके लिए नया क्लाइंट है, तो उसके लिए क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर पढ़ा है ना हमने, तो यहाँ भी कहता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और देखेंगे हमें कोई थ्रेट्स तो नहीं है, हम कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाइज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम याद करेंगे। इसे लिखी नहीं, देखिए कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल कोई थ्रेट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड टाइम में कहता है कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं है, या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कोई थ्रेट तो नहीं है, समझ गए, याद रहेगा। ये हमने पढ़ा हुआ था, क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, क्लाइंट कंटिन्यूअस प्रोसीजर सारे पढ़े, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी सारी पढ़ी है, क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ पे एडिशन काम करता है, एडिशन काम ये करता है कम्युनिकेशन विद द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर ऑडिटर। आपने कम्युनिकेट करना है एग्जिस्टिंग नए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे फ्रॉम द प्रीवियस। इसको हम NOC सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। क्या किया आप लिखते हैं, सुन लेना, लिखते क्या समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं ऑडिटर, फॉर एग्जाम्पल आई एम द न्यू इनकमिंग ऑडिटर, सक्सेसर ऑडिटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना प्रीवियस ऑडिटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं उसको लेटर लिखूंगा, आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ न्यायिका मिल्स लिमिटेड, दे वांट टू अपॉइंट मी देयर ऑडिटर्स, क्लियर हो गया। सिंस यू वर द प्रेडिसेसर ऑडिटर ऑफ द कंपनी, काइंडली लेट अस नो एनी रीजन प्रोफेशनल और अदरवाइज व्हाई आई शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट। मुझे कोई रीज़न बता दें, कोई प्रोफेशनल या कोई और रीज़न जिसकी वजह से मुझे एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये मैं कौन कह रहा है? न्यू ऑडिटर, इसको प्रीवियस ऑडिटर, समझ लो। ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये से लिखी है कम्युनिकेशन विद द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर ऑडिटर, समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत से सिनेरियो टेस्ट होंगे, बहुत से सिनेरियोस टेस्ट हुआ है, इसको याद रखना है। एक तो चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम पढ़े थे कॉन्फिडेंशियलिटी, याद है आप लोगों, हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट करंट क्लाइंट के लिए भी है, प्रीवियस के लिए भी है और प्रोस्पेक्टिव के लिए भी है। अब नया ऑडिटर का ये क्या है? प्रोस्पेक्टिव, प्रीवियस ऑडिटर का है प्रीवियस क्लाइंट। तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइंट से परमिशन है, नया ऑडिटर पूछे क्लाइंट से कि मैं आपके प्रेडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, अगर कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स आए
प्रीवियस ऑर्डर के पास, तो प्रीवियस ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट को होता है कि आपके न्यू ऑर्डर ने मुझे लेटर लिखा है, मैं उससे कॉरेस्पॉन्स करूँ। समझ गए? ये पेपर में क्वेश्चन आया कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बच्चे बस यहाँ पे आम बच्चे जिसने फेल होना है आज बस लेटर लिख दें, ठीक है? तो पेपर में क्वेश्चन आया कि नए ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुराने ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नए ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुराने ऑर्डर को लेटर लिखें और परमिशन भी लें। प्रीवियस ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लाइंट से परमिशन लेके उसे कॉरेस्पॉन्डेंस करें और कॉरेस्पॉन्डेंस करने में ऑनेस्टी का मुजाहरा करें, डिसऑनेस्टी ना करें, ठीक है? एक होता है ना ग्रज ना निकाले कि यार मेरी असाइनमेंट चली गई, मेरी 4 लाख फीस थी, मेरी 3 लाख फीस थी, ये था वो था, मेरा क्लाइंट मर गया, जियो वो उसमें रिस्पॉन्स ना करे या गलत रिस्पॉन्स करे, ये हर्डल्स क्रिएट करे, ये ना हो। ऑनेस्टी का मुजाहरा करे, ये चीज़ पैराग्राफ नंबर 2 में कहता है, ठीक है? इफ अनेबल टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑर्डर। चल सुनेंगे, एक तो ये हो गया ना कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर क्या कहता है, कई दफ़ा आपको परमिशन मिलती नहीं, कई दफ़ा आपको क्लाइंट परमिशन नहीं देता। इन केस क्लाइंट की सुन लें बुक्स में या शेयर ना मिले आपको, अगर क्लाइंट परमिशन नहीं दे रहा, यू आर न्यू ऑर्डर, आपने कॉरेस्पॉन्ड करनी है, पिछले ऑर्डर से करनी है ना, क्यों करनी है? एथिकल रिक्वायरमेंट। आपने कम्युनिकेशन करने के लिए आपने परमिशन भी लेनी है, क्यों लेनी है? एथिकल रिक्वायरमेंट। समझ गए? क्लाइंट परमिशन नहीं दे रहा, क्लाइंट कह रही है आपने मेरे प्रीवियस ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं देना, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करते हैं साइन। क्योंकि अब चोर है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का मसला है, क्यों नहीं रहने देंगे, कोई गड़बड़ है कोई मसला, ठीक है? इसको बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल पे ले जाए, रिश्ता लेने हैं, लड़की वाले घर जाए, उनसे नहीं आपने हमारा पता नहीं करवाना प्लीज, आपने हमारी इन्वेस्टिगेशन, तो इसका मतलब क्या है? 2 नंबर होगा, ऐसी है ना? तो अगर मैनेजमेंट कहती है हमारा पता ना करें, जो चोर होता है वही ऐसे करता है, जिसने कोई चोरी नहीं की वो क्या कहेगा, हाँ जी पता करें, ये बच्चा हमारा ये सुपरसेक्टर में जॉब करता है, ये पुलिस वाले को नहीं मिलता है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बाप कहते हैं मैं यहाँ जॉब करता हूँ, पता करूँ। हाँ, इसका मतलब क्या है? शायद पता भी ना करें उनके इस जेस्चर पे शायद, लेकिन इसका मतलब है कि वो आपको इनवाइट कर लेंगे, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन करें। तो सेम इज द केस है, मैनेजमेंट कहती है पता आपने हमको परमिशन नहीं देते, तो कोड ऑफ एथिक्स से कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करें। 2 स्लाइड डिस्कस करेंगे मैंने आपसे, ठीक हो गया? आगे चले। तीसरा स्लाइड क्या है कि क्लाइंट ने आपको परमिशन दे दी, क्लाइंट ने, लेकिन प्रीवियस ऑडिटर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने एक लेटर लिखा, आपने सेकंड लेटर लिखा, वो रिस्पॉन्स नहीं करा, ठीक हो गया? अगर सेकंड लेटर में रिस्पॉन्स ना करे तो स्टैंडर्ड कहता है सेकंड लेटर में, इफ अनएबल टू कम्युनिकेट विद द एक्जिस्टिंग ऑडिटर, द प्रपोज्ड ऑडिटर शैल टेक द अदर नेसेसरी स्टेप्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी एज पॉसिबल। यानी आगे पीछे की इंफॉर्मेशन है, अपने प्रीवियस ऑडिटर तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? आप बताएं ना, मैंने एक लॉजिकल बात की है, आपने क्लाइंट से, आप नया ऑर्डर है, क्लाइंट से परमिशन ली, उसे दे दी, आपने प्रीवियस ऑर्डर को लेटर लिखा, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपने ईमेल भी की, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपने फोन भी कर दिया, एक और लेटर लिखी, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अब क्या करें? पेपर में क्वेश्चन आया भाई, क्या करेंगे? स्टैंडर्ड एथिक्स से कहते हैं कि आपकी और अदर प्राइस नहीं और से इंफॉर्मेशन, ठीक है? प्रीवियस ऑर्डर से हट के इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती हो? एज्यूम करें न्यायालय में मिल जाएगा आपके पास, न्यायालय ने परमिशन नहीं दी, प्रीवियस ऑर्डर जाहिर मिले कंपनी, नया ऑर्डर आपने जाहिर में लेटर लिखा, जाहिर रिस्पॉन्ड नहीं करा किसी वजह से, एक लेटर 2 लेटर ईमेल भी कर दी, फोन भी कर दी, रिस्पॉन्स नहीं करा, क्या करेंगे? सर फॉर्म से, किस फॉर्म से? जहाँ जिसका किया था, न्यायालय का ऑडिट किया, न्यायालय की इंफॉर्मेशन लेंगे, न्यायालय चले जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। एज्यूम करें आप एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, न्यायालय ने आपको ऑर्डर अपॉइंट करना चाह रही है, प्रीवियस ऑर्डर जाहिर की मिले, आपने फुल ट्राइज कर ली, रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने,
एथिक्स कहता है उसकी इंफॉर्मेशन अदरवाइज नहीं और से ले आना। और क्या हो सकता है? पर्सनल रेफरेंस हो सकता है, पर्सनल रेफरेंस मिलेगा, वेरी या फिर रेगुलेटरी बॉडी किसी के थ्रू। ठीक है, और उसका एसोसिएट भी। ठीक है, एसोसिएट से ले, और ठीक है, यही करना है मुझे। और क्या करेंगे? देखेंगे नियाग्रा क्या करती है। ठीक है, स्पिनिंग करती है, स्पिनिंग मिल है, स्पिनिंग क्या करेंगे? स्पिनिंग मिल्स कहाँ रजिस्टर्ड है? एप्टिमम। भी एक्सपोर्ट करती है, कहाँ रजिस्टर्ड है? एप्सियम। भी क्या करती है? यार्न मार्केट में पाकिस्तान यार्न मार्केट एसोसिएशन से लेते। ठीक है, अच्छा इसी तरह का आउटलाइन होंगे आपके पास नियाग्रा से मिलते जुलते। सदाकत वालों से पूछा कि नियाग्रा वाले कैसे, इनकी इंटेग्रिटी कैसी, और इसको डॉक्यूमेंट करो कि हमने पहले ये किया, पहले ये ट्राई की, फिर ये ट्राई की, नहीं मिला, फिर हमने ट्राई किया, हमें ऑर्डर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि और से मिलनी है, फिर हमने ये करके इन्फॉर्मेशन लिया, हम सेटिस्फाइड है कि इनकी इंटेग्रिटी मेंटेन है। समझ गए? ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़े हैं, बहुत सी बातें लिखी नहीं, इस तरह हम डिस्कस किया है, पेपर में 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पिछले 5 मिनट में आपसे। ठीक है, याद रहेगा। आगे कम्युनिकेशन विद द प्रपोज्ड ऑडिटर, ये मैं ही पढ़ता हूँ जल्दी से। तो व्हेन एग्जिस्टिंग ऑडिटर इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, जाहिर में निगम को बनाते हैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर, ठीक है, द एग्जिस्टिंग अप्रेंटिस ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, उसकी रिस्पांसिबिलिटी एथिकली को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, और प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन विद ऑनेस्टी एंड अनएम्बिगुअसली, उनको बताए। समझ गए? फिर अगली लाइन में कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। उसने क्या करना है, करने से पहले क्लाइंट की परमिशन लेनी है, ये भी सारा डिस्कस कर लिया मैंने। आगे ए और बी पॉइंट रहते हैं। ए में कोई बात करता है कि प्रेडिसेसर ऑर्डर हैज परमिशन, तो परमिशन लेनी है। समझ गए? पॉइंट बी में कहते हैं लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू सच कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर व्हिच माइट वेरी बाय ज्यूरिसडिक्शन वेरी करता है, कुछ ज्यूरिसडिक्शन में अलाउड है कम्युनिकेट करना, कुछ में नहीं है, जो भी है। समझ गए आप लोग? एडिशनल वर्क, पहले एडिशनल वर्क मुझे पहले शो से ही पहले ही बात समझ आ रही है, कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर, सारी स्टोरी डिस्कस कर ली हमने कि रिस्पांसिबिलिटी किसकी कम्युनिकेट करना, न्यू ऑडिटर किससे कॉरेस्पॉन्ड करे, इसके लिए दोनों क्या चाहिए क्लाइंट की, क्यों, कॉन्फिडेंशियलिटी का रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रपोज ऑर्डर चाहिए ऑनेस्टी से, और जो कुछ उसे पता है उसको रिस्पॉन्स करें। इसने यहाँ पे ऐड कर दिया, पेपर में क्वेश्चन क्या है कि क्लाइंट परमिशन नहीं देता, यहाँ डिस्कसिंग हो, पेपर में क्वेश्चन आया तो मैंने वो तारीख क्या करना, ठीक है, और अगर क्लाइंट ने परमिशन दे दी है, प्रीवियस ऑर्डर रिस्पॉन्ड नहीं करा तो उसको फॉलो करें, नहीं होता फिर अदर वे आउट से कितनी इन्फॉर्मेशन वो क्या हो सकती है, लॉजिक ये हो सकती है, ठीक है, लॉजिकली नहीं कर सकते ना। समझ गए? ये नहीं कर सकते वीडियो डेवलप में नए क्लाइंट की मैनेजमेंट उठाएं, वो क्लाइंट लगाएंगे वो है, और जनाब को टॉर्चर करेंगे, कॉल सारा पॉसिबल नहीं है। एक प्रोफेशनल बंदा जो कर सकता है वो कर सकते हैं, वो ही करेंगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा आगे आ जाए एडिशनल रिलेशनशिप, एडिशनल वर्क। सर एडिशनल वर्क क्या है? मैं एक असाइनमेंट कर रहा था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट असाइनमेंट मैंने भी फिनिश नहीं की, मेरी डेथ हो गई, या मैं इनसेन हो गया, या मैं इनकम्पिटेंट हो गया, मेरे एग्जाम्पल डिस्कस किए, या मैं प्रोफेशन छोड़ दिया है, या मैं इनकैपेबल हो गया, या इनएलिजिबल हो गया, किसी वजह से मेरी जगह कौन आ रहा है? जाहिर इंजीनियरिंग कंपनी टेक ओवर कर रही मेरे काम। 2023 का ऑडिट में कर रहा था नियाग्रा का, बीच में छोड़ना पड़ गया मुझे। जाहिर इंजीनियरिंग कंपनी अपॉइंट हो रही है, और एडिशनल वर्क कौन करेगी? रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? जाहिर इंजीनियरिंग कंपनी। तो जाहिर इंजीनियरिंग कंपनी में क्या अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जाहिर इंजीनियरिंग नई ऑडिट फॉर्म आ रही है, उस पर ठीक है, इसमें थ्रेट कौन सा है? ये किस प्रिंसिपल का थ्रेट है? 70% काम मैंने किया हुआ, 30% वो करने आ रहे हैं, ये तो सेल्फ प्रोफेशनल में होना है, ठीक है, और
और सर प्रोफेशनल प्रोफेशनल कंपिटेंस है ड्यू केयर। ये अगर आप पाएंगे इस पे अपनी बुक पे एडिशनल वर्ड में आके लिखा हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन में मे गिव राइज टू पोटेंशियल थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है आपके पास। उसने क्या किया, कितना कर दिया, कैसे किया, क्या मेथोडोलॉजी की, क्या क्या कहाँ तक हो चुका है, कहाँ तक रह गया है, जो किया उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, कितना एविडेंस मिला, कितना नहीं मिला, मटेरियल लेवल क्या था, उसके बाद इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये थ्रेट है प्रोफेशनल कंपिटेंस। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या अवेलेबल है हमारे पास? सेफगार्ड। सेफगार्ड नीचे लिखे मैं एग्जांपल ऑफ द सेफगार्ड नीचे ये 2 मिनट्स में लिखे। क्या सेफगार्ड होना चाहिए? आप पढ़े हुए होता है कॉमन सेंस यूज करके एक्सपर्ट कोशिश करें थोड़ी सी यूज करने। इंफॉर्मेशन देते हुए क्या सर? नहीं थ्रेट ये प्रोफेशनल कंपिटेंस है, ड्यू थ्रेट है ना। सबसे पहले तो सर ये देखना चाहिए कि हम जो है 30% हमने भी करना है, हम उसके कंपैटिबल भी हैं, ठीक है? हम कैपेबल है कि नहीं है, ठीक है, अपनी कॉन्फिडेंस सेट कर लेंगे। अगर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट नहीं होगा फिर आप असाइनमेंट पकड़ेंगे, ठीक है, आपने पकड़ ली हुई असाइनमेंट, अब कॉन्फिडेंस ही आपने पकड़ ली। सर क्रॉस चेक भी यानी कि करेंगे उनकी ऑडिट रिपोर्ट को भी एक दफ़ा जो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी नहीं तो ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट दे देते तो मसला ही नहीं था। क्यों अजीब सी बातें करें आपको। देखिए हम ये क्या करेंगे कि यार जाहिर सी मिलियन कंपनी जो नया ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे यार 70% काम आपने किया हुआ, हमें बताएंगे 70% उन्होंने किया हुआ है तो यार घर में हांडी पक रही हो, आधी पक गई हो, कोई और आ जाए तो आप कहते हैं यार मैंने इसमें मिर्ची डाल दी, नमक डाल दी, बाकी संभाल लेना। जो टेक ओवर करता है वो क्या करता है? उस दिन क्या क्या डर है, तो आप क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे प्रीवियस ऑर्डर से कि कितना काम हो गया, कितना रह गया बता दें, क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन है बता दें, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, हमें फाइल्स दिखा दें, ठीक है। एक खोपड़ी यूज करनी पड़ी आप लोगों को। खोपड़ी यूज किए बगैर आपने कहना सर 43 पे मैं फेल हो गया हूँ, 47 पे फेल हो गया हूँ, 41 पे फेल हो गया हूँ, 39 पे फेल हो गया हूँ, आई क्या वाले कुछ 4 गालियाँ निकाल देंगे गंदी गंदी सी। एग्जामिनर है सर, उस बेचारे को लानते डालते रहेंगे हम, अपनी खोपड़ी नहीं यूज करेंगे। कितना सिंपल है, तो प्रीवियस ऑर्डर से पूछे भाई तुम ऑर्डर थे बताओ कहाँ काम हो गया, कितना हो गया, क्या नेचुरल यूज की, क्या सैंपल लिया, क्या कैसे सैंपल लिया, क्या अपने रिस्क क्या थे, क्या अपने डॉक्यूमेंट दिखा दो जरा मुझे। पॉइंट है मैं ये करता सारी बातें पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। प्रोवाइड एनी नॉन इन्फॉर्मेशन, समझ गए? क्लियर है? और पॉइंट बी में भी कहता है कि कोई इंक्वायरीज कर लें थर्ड पार्टीज की, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक चीज में ये आपने करनी है, उसे पूछना आप छोड़ी क्यों चाहिए, अगर तो उसने डिजाइन किया है फिर इंपॉर्टेंट चीज मतलब क्यों छोड़ी है ऐसा, कोई रीजन तो नहीं, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, हम पीछे प्रीवियस ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, मैं कहा ठीक है मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस की प्रीवियस ऑर्डर करते हैं, मेरी 8 लाख रुपये फीस नहीं दी थी 2 साल में, ठीक है। तो मैंने क्लाइंट से कहा कि आप प्रीवियस ऑर्डर को फीस देके चेक की कॉपी मुझे भिजवाएं, फिर मैं साइन करूँ। ऐसे ही मतलब प्रीवियस ऑर्डर से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, कहते हैं मैंने ऑडिट पूरा कर लिया, मैंने पूरा ऑडिट कर लिया, मेरे रिपोर्ट मॉडिफाई करने लगा था, इन्हें क्या आपसे कर हम यहाँ ऑडिट एविडेंस नहीं देते, एविडेंस देते नहीं है और कहते हैं मैं क्लीन रिपोर्ट हूँ। समझ गए? कोई ना कोई इशू निकला ना। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि मैं मैसेज जैसी करना है। अब तो अगर तो मेरा इससे रिलेशनशिप ऐसा है कि मैं इन पर मॉडिफाइड रिपोर्ट लगा सकता हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं इनका, फिर तो मुझे दे देनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे पता है मैं एट द एंड ऑफ द डे इतना प्रेशर नहीं ले सकूंगा, मैं
मैं मॉडिफाई नहीं कर सकूँगा, क्या करना चाहिए मुझे? समझ गए? याद रहेगा? आगे रहेंगे 210। 210 मैंने पहले बताया था आपसे कि प्रिलिमिनरी एक्टिविटी जो है ना उसका लास्ट स्टेज है इसको। 210 हमने 4 तरह के लेटर्स पढ़े थे, इंगेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर और गवर्निंग लेटर। ये कौन सा है? इंगेजमेंट लेटर। हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज का अगर आउटकम ये हो कि हमने एंगेजमेंट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम बाउंड हो जाते हैं, अपने आप को बाइंड कर लेते हैं, दूसरी पार्टी को बाइंड कर लेते हैं थ्रू एन एग्रीमेंट। दैट एग्रीमेंट इज नॉर्मली इन फॉर्म ऑफ लेटर, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर में तो पूछे होता क्या है, तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या टर्म्स आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? समझ गए? पेपर में 2-3 तरह के क्वेश्चन आया हुआ, ये 2.2 में उसमें लिखा हुआ एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स लिखी हुई है 2.2 में, ठीक है? कई दफा उसने पूछे क्या क्या टर्म्स होती हैं जिसके चांसेस कम है। कई बार तो क्या करता है, एंगेजमेंट लेटर दे देता है और कहता है कि इसमें करेक्शन करना है, कौन सी टर्म्स नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट बता दो। समझ गए? अच्छा, ये 2.2 को याद रखना पढ़ने से पहले कि कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी टर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, याद रहेगा? चलिए, अच्छा अगर 2.2 से पहले आखिरी क्वेश्चन मेरा पढ़ाने से पहले, अगर आपको लगे प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज का रिजल्ट ये कि मैंने एंगेजमेंट ही करनी, फिर 210 इररिलेवेंट है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब डिक्लाइन करते हैं, ठीक हो गई? चलें 2.1 प्री कंडीशंस। सुनो लग रहा है क्या होती है प्री कंडीशंस? 2, एप्लीकेबल फ्रैक्शन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और प्रेमिस एग्जिस्ट करता है। एप्लीकेबल फ्रैक्शन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, पहली बुलेट में लिखा हुआ इसमें, और सेकंड में कहता है कि प्रेमिस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? याद रहेगा? 2.1 में ऑब्जेक्टिव में कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर एज पर 210 is to accept a continual agreement only when it has been performed, ठीक है? जब मैनेजमेंट चीजों में एग्री करें तभी आपने करना है। ये 2 चीजें कंपल्सरी है, मस्ट है। कौन कौन सी? एप्लीकेबल फ्रैक्शन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और प्रेमिस एग्जिस्ट करता है। ये याद रखें। प्रेमिस क्या होता है? Acknowledgement of responsibility. क्या responsibility थी? Preparation and presentation of the financial statement responsibility of the management. कैसे अकाउंट्स बनाएंगे? जैसे दिल करेगा? नहीं, इन अकाउंट्स से applicable financial reporting framework और design, implementation and operation of internal controls will be responsibility of the management. And to provide the other such information that management thinks necessary. Number 1. Number 2. The management that specifically required by the auditor. और तीसरा unrestricted access. ये सारी बातें आती हैं, ठीक है? चलिए सेकंड पैराग्राफ में कहता है टू एस्टैब्लिश इफ प्रीकंडीशंस आर प्रेजेंट। कौन सी प्रीकंडीशन है? 2 बुलेट्स आ रहे हैं। पहला क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है? और दूसरा ब्रैकेट में प्रेमिस लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे आप, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। समझ गए? अच्छा, पेपर में क्वेश्चन है कि अगर प्रीकंडीशन प्रेजेंट नहीं है फिर हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी क्या है? अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अकाउंट्स ही नहीं बनानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, या अकाउंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे डालेंगे, फिर आप आगे ऑडिट कर लेंगे। समझ गए? ये पढ़िएगा यहाँ से। इफ To establish the precondition for it. if sector Sorry, मुझे response if okay.
Responsive precondition are not present. If the precondition for an audit are not present, the auditor shall discuss the matter with the management. The auditor should explain what the precondition are that they ठीक are है, उनको provided. बताया भी प्री कंडीशन क्यों जरूरी है, क्या होती है, उनको बताएंगे ये इनको पूरा करें प्री कंडीशन, ठीक है। थर्ड लाइन पे आ जाए, the auditor should The auditor should also explain that one of the purpose of the preconditions and agreeing the terms of the audit engagement in general is to avoid misunderstanding about the respective. ठीक है, छोड़ने से सेकंड पैराग्राफ पे unless provided by law or regulation, auditor shall not accept the proposed audit engagement. Shall not accept. कहाँ पे? Number 1, there is a limitation in scope limitation. Scope limitation क्या होती है? पढ़ा हुआ है आपने? Yes. कि आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने दिए जा रहे और उससे एविडेंस नहीं मिल रहा, तो स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट शुरू में कह देती है आपसे कि जनाब आपने स्टॉक्स नहीं देखने, स्टोर नहीं देखना, एचआर सैलरी नहीं देखनी, आपने कैश बैलेंस नहीं देखनी, आपने डेटा कंजम्पशन नहीं भिजवाना। इसका मतलब है मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन इम्पोज कर रही है ना। हालांकि इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या थी प्री कंडीशन में? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन दैट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द, उस पर लिमिटेशन लगा दी ना मैनेजमेंट। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? क्या कहता है? शैल नॉट एक्सेप्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है एक्सेप्ट, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है? मैनेजमेंट जो है प्राइमरी पे रिस्पांसिबिलिटी है वो टेक अप नहीं कर रही। पढ़ा हुआ है ना सारा? तो आप स्टैंडर्ड कहता है एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करें। अगर मैनेजमेंट अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, एक चांस दें मैनेजमेंट को, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मिलें, उनसे डिस्कस करें, मसला हल नहीं होता तो स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट देंगे, कर लेंगे। अच्छा, 2.2 में एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर क्या होगा? एक फॉर्म ऑफ लेटर, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या है? टर्म्स। कौन सी टर्म्स? जिन टर्म्स में अपने ऑडिट करना है, या अगर रिव्यू एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट लेटर है तो रिव्यू एंगेजमेंट करनी है। जैसे ऑडिट के लिए एंगेजमेंट लेटर है, ऐसे ही रिव्यू एंगेजमेंट के लिए भी एंगेजमेंट लेटर है। उसे किसे कहते हैं? ऑडिटिंग एंगेजमेंट लेटर उसे कहेंगे, रिव्यू एंगेजमेंट लेटर। समझ गए? अच्छा, इसमें एक लेटर हमने शुरू में पढ़े थे कि लेटर कौन लिखता है? ऑडिटर। किसको? मैनेजमेंट को। कब? At the स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ठीक है। और इस पे ऑडिटर भी साइन करता है और मैनेजमेंट भी साइन करती है, क्योंकि काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें टर्म होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें पहले पैराग्राफ में क्या है कि बिटवीन एक बोल्ड में लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो अगला है, इसमें कंटेंट्स क्या होंगे? इसमें कंटेंट्स क्या होंगे? तो कंटेंट्स में सबसे पहले क्या कहता है? अच्छा, इसमें ये चीज याद रखनी है आपने, लिखा हुआ एंगेजमेंट लेटर शुड इंक्लूड, ये पहले 5 पैराग्राफ है ना, पहले 5 ये कंपल्सरी है, ये हर एंगेजमेंट लेटर में होनी चाहिए, ठीक है। अगले पेज पे है, पेज 23 पे, उसने लिखा इन एडिशन टू अबव ऑडिटर में फील इट नेसेसिटी कि इन फॉलोइंग को भी इंक्लूड कर दे, वो ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन आपने दोनों को लेके चलना है, आपको बल्कि इसकी प्रिपरेशन इजी होगी। 5 काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट है, 5 रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें अब सबको इकट्ठे लेके चलना है, ठीक है। और मैंने एक बात पहले बता दी कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट का, ठीक है। और इसको सिंपली कहें टू ऑब्टेन ऑडिटर reasonable assumptions about the financial statement, whether financial are giving true and fair. Objective ही होगा ना? Yes sir. अच्छा, स्कोप क्या होता है? स्कोप मैंने कहा ऑडिट पढ़ क्या मतलब होगा? ऊपर स्कोप लिमिटेशन नहीं पढ़ गए, क्या मतलब था? क्या आपके प्रोसीजर्स पे लिमिटेशन, तो स्कोप का मतलब क्या है? प्रोसीजर्स भी करेंगे क्या आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या करना है, स्कोप कैसे करना है, समझ गए? अच्छा, आप कैसे में क्या लिखेंगे आप? क्या शुरू हो जाएंगे? मैं डेटर्स के लिए करूंगा, स्टॉक के लिए करूंगा, फलाने के लिए करूंगा, ये करूंगा, क्या करेंगे आप? सिंपली लिखेंगे मैं ऑडिट करूंगा, मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे जो मुझे